संघर्ष ही जिनके जीवन का दूसरा नाम है। चलते जाना है, बढ़ते जाना है। हिम्मत इनके बराबर किसी में है नहीं। पौरुष, पुरुषार्थ इनके बराबर कोई कर नहीं सकता है। जिंदगी में कितनी भी खराब स्थिति हो, ये हिम्मत नहीं हारते। कारण कि इनकी राशि का स्वामी सेनापति है मंगल, जो हिम्मत से, पौरुष से, उत्साह से, शक्ति से भरपूर हैं और निरंतर चलते रहते हैं। ऐसे मेष राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। बात करते हैं कैसा रहेगा 15 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक का समय मेष राशि के जातकों के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे बाकी सारे वीडियोस आपको मिल सके। तो बात करते हैं प्रथम घर से। हम शुरू करेंगे कि प्रथम घर की क्या स्थिति है। सारे घरों में जो जो ग्रहों की स्थिति है उनका फलादेश क्या होगा। ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये मेष राशि के लिए और मेष लग्न दोनों के लिए, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में जहाँ फर्स्ट हाउस है वहाँ अगर 1 लिखा है तो आपका मेष लग्न है, या आपकी कुंडली में जहाँ कहीं 1 लिखा है अगर वहाँ चंद्रमा है तो आपकी मेष राशि है। तो बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। पहले घर में मंगल वहाँ के अधिपति हैं और वहाँ के अधिपति होकर के मंगल सेकंड हाउस में बृहस्पति के साथ बैठे हैं। पहला घर हम खुद, हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारी सोच, हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी, हमारा ऑरा, सब कुछ टॉप टू बॉटम जो हम हैं वो फर्स्ट हाउस है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो मेष राशि या मेष लग्न के लोग होते हैं वह हजारों में एक अलग दिखते हैं। सुगठित शरीर, सुगठित दिमाग, हिम्मत पराकाष्ठा पर, और कुछ भी हो जाए अरे कोई बात नहीं, देख लेंगे ना, संभाल लेंगे ना, तो क्या हुआ, हम कर लेंगे, तुमसे नहीं हो रहा कोई बात नहीं, हम मदद करते हैं। इस तरह के मेष राशि के लोग हैं जिनका फर्स्ट हाउस यानी वो खुद जब ऐसे हैं तो उन्हें कौन हरा सकता है। उनका प्रथम घर यानी सेल्फ इस समय सेकंड हाउस में बैठा है। सेकंड हाउस आपका कुटुंब का घर है, वाणी का घर है, भोजन का घर है और आपके खान पान, व्यवहार, और सबसे बड़ी बात ये धन के संचय का घर है। तो जब प्रथम घर का स्वामी यानी कि आप खुद सेकंड हाउस में बैठे हैं तो पहली बात तो ये कि कुटुंब के साथ काफ़ी अच्छा, बृहस्पति भी क्योंकि साथ में है और बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में है, दूसरे घर में जो मंगल का ही नक्षत्र है। तो मित्र के नक्षत्र में बृहस्पति हैं। मैं बृहस्पति की बात बाद में करूँगी, पहले मंगल की करूँ। मंगल का यहाँ होने का अर्थ ये है कि आप अपने पराक्रम से धन संचय करेंगे। धन के आगमन को हम देखते हैं 11वें घर से कितना आएगा, लेकिन जुड़ेगा कितना, आपके पास बचेगा कितना, रहेगा कितना। धन का संचय हम देखते हैं दूसरे घर से। तो दूसरे घर में जब पहले घर का स्वामी बैठा हो यानी हम खुद, इसका मतलब ये है कि धन को आगमन का कारण भी हम खुद बनेंगे और धन के संचय का कारण भी हम खुद बनेंगे। आप खुद ही अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से धन का आगमन भी करेंगे और सबसे बड़ी बात ये कि आप अपनी बुद्धिमानी से, अपनी बुद्धिमत्ता से उस धन का संचय भी करेंगे। बृहस्पति यहाँ पर होने से, बृहस्पति दरअसल यहाँ पर वृष राशि में बैठे जो कि उनके शत्रु हैं, शुक्र उनके शत्रु हैं, लेकिन बृहस्पति तो बृहस्पति हैं, देवगुरु हैं। देवगुरु जहाँ बैठते हैं उस घर को व्रत यानी बड़ा कर देते हैं, विस्तार देते हैं। तो कुटुंब में विस्तार होगा, कोई किसी नए जन का आगमन, किसी नए शिशु का जन्म या किसी भी तरह से परिवार में वृद्धि होगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बृहस्पति खुद जीव के कारक हैं, बृहस्पति कुटुंब के कारक हैं, बृहस्पति धन के कारक हैं, बृहस्पति संतान के कारक हैं, बृहस्पति आपकी नौकरी के कारक हैं। तो जब बृहस्पति यहाँ पर मंगल के साथ बैठे हैं तो परिवार में जो पुरानी कुछ अनबन हुई थी उसे वापस परिवार को रीयूनाइट करने में मदद करेंगे, आपको सद्बुद्धि देंगे। लेकिन क्योंकि मंगल यहाँ पर है तो अपने क्रोध पर और अपनी वाणी पर, क्योंकि दूसरा घर वाणी का घर है, अपने क्रोध पर और अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें। और अगर नहीं रखेंगे तो फिर उसके परिणाम भोगने के लिए भी तैयार रहिए। बात करें तीसरे घर की, तो तीसरे घर में मिथुन राशि जिसके स्वामी बुध
पंचम भाव में बैठे हैं सूर्य के साथ। तीसरा घर आपके पराक्रम का घर है, मेहनत का, आपके कम्युनिकेशन का घर है, छोटे बहन भाई का घर है, छोटी यात्राओं का घर है। और पंचम भाव आपका विद्या, बुद्धि, संतान, एजुकेशन, प्रेम प्रसंग, इन सब का घर है। तो छोटी यात्राओं से आपको लाभ होगा, छोटे बहन भाइयों से लाभ होगा, पड़ोसियों से लाभ होगा, और वो आपके इन चीज़ों को इस समय कम्युनिकेट करने में, माता पिता को समझाने में, चीज़ों को रीयूनाइट करने में मदद करेंगे। ये ऐसा समय है कि आपके अगर कहीं प्रेम प्रसंग हैं तो उनको आप इस समय धरातल पर फलीभूत कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स से बात करना है या चीज़ों को आगे बढ़ाना है, वो कर सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और भी है, क्योंकि तीसरे घर का स्वामी पंचम घर में बैठा है, पंचम घर आपके विद्या का घर है, और जो बुध हैं वो बुद्धि के स्वामी हैं। तो इस समय जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आप अगर कुछ भी प्लान कर रहे हैं, गो हैड, यू कैन रियली प्लान एनीथिंग। अगर स्पेशली अब्रॉड अगर आप जाना चाहते हैं, क्योंकि राहु आपके 12th हाउस में बैठे हैं, तो अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए आप जाना चाहते हैं या एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी समय से कुछ कोशिश कर रहे हैं, वो फलीभूत नहीं हो रहा है, तो दिस इज़ द राइट टाइम। कोशिश कीजिए, आपको डेफिनेटली फल मिलेगा। जो लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं, स्पेकुलेशन में हैं, उनके लिए भी 22 तारीख तक के लिए समय अच्छा है, क्योंकि 22 तारीख तक बुधियाँ हैं, फिर उसके बाद वक्री होकर के चतुर्थ भाव में जाएंगे आपके पंचम भाव से। बात करें चतुर्थ भाव की, तो चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा, जो चलायमान रहेगा पूरा साल। चंद्रमा वैसे, क्योंकि मेष लग्न की जो कुंडली होती है वो वैसे भी एक ऐसी कुंडली होती है जो कि आपके कालपुरुष की कुंडली होती है। तो चंद्रमा चौथे घर का नेचुरल ओनर होता है इसमें, और क्योंकि वो पूरा महीने चलायमान रहेगा, उसकी जो स्थितियाँ रहेंगी उसके अनुसार आपकी मनोस्थिति आगे पीछे होती रहेगी। बुध क्योंकि यहाँ पर वक्री होकर के 22 तारीख के बाद होंगे, तो थोड़ा सा और सूर्य 15 तारीख तक है, तो 15 तारीख तक थोड़ा सा हार्ट इश्यूज़, माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए आपको। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसका ख्याल रखना चाहिए। 16 तारीख से जब सूर्य पंचम भाव में आ जाएंगे उसके बाद स्थिति अच्छी है। बात करें पंचम भाव की, मैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुकी हूँ। सूर्य और बुध यहाँ होने से बुधादित्य योग, और शुक्र और बुध होने से यहाँ लक्ष्मी नारायण योग होगा। यहाँ पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि और शनि की 7th दृष्टि होगी। अब देखिए, पंचम भाव इस समय बहुत रिच है। सूर्य के साथ बुध, राजा और राजकुमार एक ही रथ पर सवार होकर के दौड़ रहे हैं, तो स्पीड अप होंगे काम। ऊपर से बुध और शुक्र दोनों मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। लक्ष्मी यानी धन, नारायण यानी शक्ति। तो ये एक ऐसा समय होगा जब धन और शक्ति का आगमन होगा। लेकिन शनि की यहाँ पर पूर्ण सप्तम दृष्टि और शनि वक्री हो रहे हैं, तो कामों में थोड़ा विलंब हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, और कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि संतान के साथ थोड़ा सा आपका मतभेद हो जाए। जो स्त्रियां संतान सुख की ओर अग्रसर है उनके लिए बहुत अच्छा समय है। कुल मिलाकर के पंचम भाव के जो फल हैं, यानी विद्या, बुद्धि, संतान, इवन नौकरी और धन भी, क्योंकि धन के जो दाता हैं बृहस्पति को यहाँ पर कारक माना जाता है। और यहाँ पर जो ये 3 ग्रह हैं, ये समय आपको जो पुराना कुछ आप लंबे समय से एफर्ट कर रहे थे नौकरी के लिए, धन के लिए, या किसी प्रेम प्रसंग को विवाह में परिणित करने के लिए, या संतान प्राप्ति के लिए, वो सब इस समय फलीभूत होंगे। लेकिन हनुमान चालीसा कीजिए, सुंदरकांड कीजिए, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि यहाँ पर है। बात करें छठे घर की, तो छठे घर में केतु हैं, और 26 तारीख से यहाँ शुक्र भी आ जाएंगे। यहाँ बृहस्पति की पंचम दृष्टि और राहु की सप्तम दृष्टि है। तो देखिए, छठे घर में किसी भी क्रूर ग्रह का होना शत्रुहंता योग बनाता है, शत्रुओं की छुट्टी। लेकिन केतु यहाँ होने से कई बार क्या होता है कि आप, क्योंकि केतु कौन है, साधु, सीधा साधा है, तो उसको बेवकूफ़ बनाना लोगों के लिए काफ़ी आसान होता है ना। वैसे भी जो केतु गवर्न लोग होते हैं वो बहुत इजीली बेवकूफ़ बनते हैं, हालांकि इंट्यूशन गजब होता है उनका। वो मन की आंख से वो देख लेते हैं जो इंसान खुली आंख से नहीं देख सकता है। और अगर वो किसी से बेवकूफ़ बनते हैं तो जानबूझ के बनते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बना लो, हमें पता है तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर केतु का होना कई बार ऐसा होता है कि लोग ओवर बजट कर लेते हैं ऐसे धापे में आके। किसी ने बोला अरे ये खर्चा भी कर लो, ये खर्चा भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, आप लोगों की बातों में आ गए और आप ओवर बजट कर लेते। कई बार आप ऋण भी ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते हैं, उससे बचिएगा, उससे बचिएगा। शुक्र 26 तारीख से यहाँ आ जाएंगे, तो शुगर वगैरह से रिलेटेड कोई इश्यूज़ आपको हैं या यूरिनरी इश्यूज़ कोई हैं तो उसको लाइटली मत लीजिए, उसका बहुत ध्यान रखिए। बात करें 7वें घर की, तो 7वें घर में तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र हैं पंचम भाव में बैठे हैं,
बहुत अच्छी स्थिति है। आपको अपने लाइफ पार्टनर से लाभ होगा। जो लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, शुक्र से रिलेटेड जितनी भी चीज़ों हैं, वाइट गुड्स हैं या सौंदर्य प्रसाधन हैं या होटल है या होटल मैनेजमेंट है या रेस्टोरेंट का बिजनेस जिन लोगों का है, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। लाइफ पार्टनर से आपको फ़ायदा होगा और लाइफ पार्टनर के साथ आपके संबंध भी मधुर होंगे। बात करें अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव से हम जीवन और मृत्यु का विचार करते हैं। अष्टम भाव अदृश्य ज्ञान, अदृश्य वस्तु, अदृश्य धन, उन सब का कारक है और आपके ससुराल का भी कारक है। तो यहाँ का स्वामी जो मंगल है वो आपके सेकेंड हाउस में बैठा है और सेकेंड हाउस में बैठ करके अपनी पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है। तो ये पाताल लोक है जहाँ अंधेरा है। यहाँ पर किसी सूर्य या मंगल दोनों अग्निग्रह में से किसी भी एक की दृष्टि या उनका होना इसको ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करता है। तो ये अगर एनर्जाइज होगा, ये चैनलाइज होगा, तो आपको ससुराल से लाभ हो सकता है, ऐसे लोगों से जिन्हें आप जानते नहीं हैं, या ऐसी अचानक कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। आप ऑकल्ट की तरफ जा सकते हैं, रिसर्च में कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, आर्कियोलॉजी में कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन अगेन मंगल क्योंकि क्रोध के कारक है, तो फिर से मैं बोलती हूँ कि अपने ससुराल के साथ या बाकी लोगों के साथ जो रिलेशन है उनमें क्रोध को संभालिएगा। बात करें आपके नवम भाव की, तो नवम भाव के जो स्वामी है बृहस्पति, वो शत्रु राशि में बैठे हैं। तो बहुत ट्रूली स्पीकिंग, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आपको झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं, मैं सच बताने के लिए यहाँ बैठी हूँ। भाग्य से बहुत ज़्यादा सपोर्ट की उम्मीद मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि भाग्य साथ नहीं देगा, लेकिन बहुत बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन आप मत उम्मीद कीजिएगा। उसका कारण ये है कि बृहस्पति शत्रु राशि में बैठे हैं। हालांकि जो जैसा मैंने सेकेंड हाउस में डिस्कस किया कि जीव के भी कारक हैं, धन के भी कारक हैं, संतान के भी कारक हैं, तो बाकी घरों से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और जो भी आपने अब तक कर्म किए हैं उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स फलीभूत भी होंगे। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने 10% मेहनत की और 90% भाग्य आपका साथ देगा, वो इस समय नहीं होगा। दूसरी बात ये कि इस समय ब्लाइंडली कोई गेम मत खेलिएगा। चलो एक काम कर लेते हैं, फिर देखा जाएगा, भाग्य साथ देगा तो ठीक, नहीं देगा तो ठीक। नो, इस समय नहीं। ये समय भाग्य के भरोसे कोई ब्लाइंड गेम खेलने का बिल्कुल नहीं है। कर्म का फल मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि दशम घर में जो मकर राशि है उसके स्वामी जो शनि है वो आपके 11वें भाव में बैठ के वक्री हो रहे हैं। जब कोई ग्रह वक्री होते तो अपने से एक घर पहले के फल देता है। तो कर्म का स्वामी जब लाभ भाव में बैठा है तो कर्म का ही फल आपको लाभ भाव में मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जब शनि वक्री होंगे तो एक घर पहले के जब फल होंगे तो आपको देंगे, तो आपको कहेंगे भैया देखो कर्म में कहीं कोई कमी रह गई थी, जाके देख करके आओ, उसको रिपेयर करके आओ, इम्प्रूवमेंट करो, देखो क्या क्या गलतियाँ की उनको सुधार के आओ। तो क्योंकि 11वां घर लाभ, 11वां घर इच्छा पूर्ति, और लाभ का मतलब हर प्रकार का लाभ। मैं लाभ को बहुत वाइड टर्म में लेती हूँ, इच्छा पूर्ति को बहुत वाइड टर्म में लेती हूँ। इच्छा पूर्ति का मतलब है आपने जो भी सोचा है, जो भी कल्पना की है, वो सब। तो थोड़ा सा पुनरावलोकन कीजिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ रह गई थी, क्योंकि शनि आपको उसी के लिए कहने आए कि भैया तुम्हारा ऑडिट होने वाला है, थोड़ा सा एक बार पेपर्स खोल के देख लो, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार करूँगा, तब आपकी इच्छा पूर्ति होगी और लाभ होगा। लेकिन शनि की जो इस समय स्थिति है वो डेफिनेटली आपको लाभ भी देगी और इच्छा पूर्ति भी देगी। 12वें घर में राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि शनि का नक्षत्र है। 12वां घर हमारे खर्चे का घर है, व्यय का घर है। यहाँ पर राहु होने से आपको अननेसेसरी फियर्स रहेंगे, अरे ये ना हो जाए, अरे वो ना हो जाए। कुछ नहीं होने वाला है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में कपूर रखिए और दुर्गा का पाठ कीजिए। राहु अननोन लोग, विदेशी लोग, दूसरी भाषा के लोग, उनसे आपको बेनिफिट दिलाएंगे। मे बी मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब करें, मे बी आप अपना प्रोफाइल चेंज करें, मे बी अब्रॉड से कुछ आपके एजुकेशन से रिलेटेड या किसी और चीज़ों से रिलेटेड आपको फल मिले, या इंडिया में ही या अपने कंट्री में जहाँ पर आप हैं वहाँ पर हो सकता है आप किसी दूसरे स्टेट के लोगों से, दूसरी भाषा के लोगों से, दूसरी धर्म के लोगों से, दूसरी जाति के लोगों से कुछ बेनिफिट प्राप्त करें, वो राहु आपको देगा। लेकिन 12वें घर का राहु मानसिक अशांति थोड़ी सी देता है, अननेसेसरी फियर्स देता है, टेंशन्स देता है। तो एंग्जाइटी का तो टाइम ये है, ट्रूली स्पीकिंग एंग्जाइटीज तो रहेंगी। मैं आपको कुछ इसके लिए सॉल्यूशंस बताती हूँ जो आपको करने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि राहु आपको अननेसेसरली वो भेड़िया आया ना डरा पाए, उसके लिए दुर्गा पूजा कीजिए किसी भी रूप में। आप किसी भी रूप में अगर दुर्गा पूजा करेंगे डेफिनेटली आपको राहु के अच्छे फल मिलेंगे। दूसरी बात ये कि शनि क्योंकि वक्री है तो हनुमान चालीसा या सुंदरकांड कीजिए। वैसे भी आपके तो लग्न के स्वामी मंगल हैं,
तो आपको तो जीवन भर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड करना चाहिए। अब अगर ये सिर्फ ये 2 चीज़ें भी कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दिस इज़ माई प्रॉमिस। मेरी ये हैं प्रेडिक्शंस अगस्त महीने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे बाकी सारी वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के लिए अगले महीने। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।